अस्सलाम वालेकुम। बजट 2023-24 के साथ मैं हूं वकास फलाना। ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है। आज 2023-24 का बजट वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदअंदर पेश किया। 145 खरब यानी 14,000, ये बनता है 460 अरब रुपए का मजमूई तौर पर यह बजट है। पिछले बजट से ये ज़्यादा है। इस बजट के खदोखाल आपके सामने रखते हैं, अहम निकात भी आपके सामने रखते हैं। मजमूई तौर पर चंद सवालात ये हैं कि क्या ये बजट सिर्फ एक सियासी तकरीर के तौर पर था, ये एक सियासी स्टंट था क्योंकि आगे इलेक्शन आने हैं, यानी इलेक्शन ईयर का बजट है, इलेक्शन बजट है, या फिर हकीकी मानों में ये बजट इंप्लीमेंट होगा। आगे मिनी बजट जो है वो आएगा। ये बजट जो है, ये आगे जो नई हुकूमत है, अगर इनकी नहीं आती तो इसके अंदर क्या तब्दीली आ सकती है। मौजूदा मौरूसी हालात को देखते हुए जो बजट के खदोखाल और जो बजट की तकरीर है, क्या वो सही तरह से सूट करती है पाकिस्तान के हालात को। और फिर इस बजट के अंदर मजमूई तौर पर जो हमने ज़्यादा देखा है, जिसमें तनख्वाहों में, उसके अलावा PSDP यानी जो तमीराती और इस तरह के अखराजात जो कि ठेके वगैरह दिए जाते हैं और तमीरात के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वैसे खासा रहा है, माजी के अंदर भी इनकी हुकूमत के अंदर ये करते रहे हैं। ये इलेक्शन को प्रमोट करने के लिए, अपने इलेक्शन ईयर को प्रमोट करने के लिए अपने लोगों को उस हवाले से बजट पेश किया गया है, या फिर मजमूई सूरत हाल में जो IMF है, IMF इस बजट को किस तरह देखेगा। क्योंकि IMF की आज वज़ीर आज़म तो कह रहे थे कि हमने शराइत मान ली हैं, और IMF, चीन, सऊदी अरेबिया, चीन ने 3 अरब डॉलर, सऊदी अरेबिया ने शायद 2 अरब डॉलर और UAE ने 1 अरब डॉलर, यानी हमने 6 अरब डॉलर का, जो कि IMF ने कहा था कि आप हमें ये, अगर 6 अरब डॉलर का हम आपका जो शुरू में तो 1 अरब डॉलर देंगे, लेकिन 6 अरब डॉलर का आप बताएं कि आप इकट्ठे कर लेंगे। दोस्त ममालिक के पास गए तो दोस्त ममालिक ने IMF का कह दिया, IMF ने दोस्त ममालिक का कह दिया। इसी में 1 साल 1.5 साल इस हुकूमत का गुजर गया। बहरहाल वज़ीर आज़म तो बड़े पुरुमीद थे कि IMF जो है वो हमारे साथ चलेगी, लेकिन IMF ने जो सख्त शराइत रखी हुई थी, स्क्वीज़ करने को कहा था, अखराजात को ज़्यादा लेवी बढ़ाने का, ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाने का, आवाम के ऊपर बोझ बढ़ाने का, अपना रेवेन्यू ज़्यादा करने का, अखराजात को कम करने का, और एक्सपेंडिचर और बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह हमारा सर्कुलर डेट है, उसको ख़त्म करने का उन्होंने कहा। वो तो जूं का तू है, मगर बजट फिर आ गया, और बजट के अंदर रिलीफ भी कुछ हद तक आम तबके को नज़र आ रहा है। उसको IMF किस तरह देखेगा, तो फिर IMF को टाटा बाय बाय समझें, या फिर IMF साथ रहेगा। जो अहम निकात हैं वो आपके सामने रखते हैं। 14,460 अरब रुपए का ये माली साल 2024 का बजट है। इसका हुजम है तरक्याती मनसूबों के लिए, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खासा है। मजमूई तौर पर 1150 अरब रुपए की तारीखी रकम मुख्तस की गई है। मुल्की दिफा के लिए इस दफ़ा इजाफा किया गया, 1804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगले माली साल के लिए GDP की शरह, जो कि अब 0.3 के ऊपर है, जो कि इमरान खान कहते, साबिक वज़ीर आज़म कहते रहे कि हम 6 के ऊपर लेकर चले गए थे, उसको इन्होंने 3.5% पे रखा गया है। और इन्होंने कहा ये रियल है, ये कोई कॉन्कॉक्टेड या फिर ये फिगर्स नहीं है। इतनी हम 1 साल के अंदर, या अगली हुकूमत आएगी या जो भी सूरत हाल रहेगी, इस बजट के साथ अगर चलें तो 3.5% के ऊपर GDP की शरह नमू लिया जा सकता है। FBR के टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 9,200 अरब रुपये लगाया गया है। ये रियल हो सकता है, हकीकी मानों में ग्राउंड के ऊपर ये हो सकता है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। विफाकी नॉन टैक्स महसूलात 2,963 अरब रुपये होंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के लिए 10 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट अखराजात में 65 अरब रुपये और तरक्याती अखराजात की मद में 70 अरब रुपये। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट थोड़ा सा बढ़ाया गया, 260 अरब से बढ़कर 400 अरब रुपये कर दिया गया है। इसके ऊपर बड़े लोगों ने कहा कि इसको मज़ीद ज़्यादा करना चाहिए था, जो कि इस वक्त इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा तूफान है। मियारी बीजों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए उनकी दरामद पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की गाड़ियाँ होंगी उनको सस्ती और इम्पोर्टेड चीज़ों को महंगा किया गया है। इसके अलावा कानकुनी के लिए दरकार मशीनरी, रॉयस मिल की मशीनरी, मशीन के आलात के लिए खाम माल पर कस्टम ड्यूटी की छूट का फैसला किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के ऊपर उससे मुतल्लिका सर्विसेज के बरामद कुंदगान के लिए IT के आलात की ड्यूटी से मुस्तस्ना दरामदात की इजाज़त देकर उनकी बरामदी आमदनी के लिए 1% की कीमत के बराबर करने का फैसला किया गया है। बरामदात का हदफ 30 अरब डॉलर, यानी जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है उसको 30 अरब डॉलर, जो कि मेरा नहीं ख्याल, लेकिन खैर देखते हैं। और तरसीलात ज़र का ये नहीं मुझे समझ आई कि तरसीलात ज़र का हदफ आप किस तरह रख सकते हैं। वो तो आपके हाथ में नहीं होता, वो तो बाहर लोग जो बैठे हैं उनके हाथ में है। वो आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर फ्री माहौल कितना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के
ज़्यादा चांसेस कितने हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर एक साल के अंदर नहीं आती तो तरसीलात ज़र तो आगे स्क्वीज होती जा रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हदफ $33 अरब को रख दिया गया है। सूद की अदायगियों में 7.3 अरब रुपये खर्च होंगे। पेंशन की मद में 761 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म की सरबराही में एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का क़याम की तजवीज़। साबका फाटा के इलाकों से दरामद की गई मशीनरी और आलात पर छूट में जून 2024 तक तोसी की तजवीज़। मुआशरे के गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए इस्तेमाल शुदा सेकंड हैंड कपड़ों पर रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा। ये वो तमाम निकात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए इससे मुंसलिक आलात से रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। फ्लैट पैनल्स, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स के पार्ट्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी का खात्मा। ये भी आम लोग इस्तेमाल करेंगे, उनको रिलीफ मिलेगा। IMF इन सारी चीज़ों को किस तरह देखता है, ये भी सवाल है। कमर्शियल इंपोर्टेड जो कुंदगान है उनके लिए अशिया की दरामद पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में 0.5% का इजाफा किया गया है। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के नॉन लोकलाइज्ड यानी CKD पर कस्टम ड्यूटी को 10% से कम करके उसको तकरीबन 5-4% करने की तजवीज़ है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इस बजट के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट नईम मीर साहब जो कि ताजर बरादरी को नुमाइंदगी करते हैं, रऊफ़ शकूरी साहब हमारे साथ को डील करते हैं, IMF के मामलात को देखते हैं, ज़फ़र प्राचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर सलमान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नईम मीर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। इस वक्त सारा जो ये बजट देखें तो ताजर बरादरी और बिलखुसूस वो बरादरी जो कि पिछले 1 साल से, पिछले मैं 4 साल से कहूँगा कि काफ़ी दरवाजे खटखटा रही थी हुकूमत के और रिलीफ नहीं ले रही थी, रिलीफ मिला आपको या सिर्फ कागजी हद तक? देखें जी, बात यह है कि जो ताजर होता है ना, उसका सबसे बड़ा रिलीफ पता क्या होता है? वो ये होता है कि मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ हों, वो कारोबार करे, उसे मौके मिलें और वो पैसा बनाए। अगर आपकी मईशत जो है वो रुक जाएगी और अगर आपकी मईशत तरक्की नहीं करेगी, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि 0.3% तक जो है वो शरह नमू चला गया और अभी इन्होंने टारगेट किया कि 3.5% तक ले जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी आबादी की शरह है वो तकरीबन कोई 2.5-3% की शरह से हमारी आबादी भी बढ़ रही है सलाना। तो अगर इसको देखा जाए तो ये प्लस माइनस करके तो फिर हम 0 पर ही खड़े होंगे। तो बात यह है कि हमें तो ग्रोथ चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन ये ग्रोथ जो है ये अभी इस तरह मिलेगी नहीं। अच्छा। उसके लिए सबसे पहले हमारे मुल्क के अंदर चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, ये जो पिछला 1 साल गुजरा है ना, ये आप देखें ये तो सारा धींगा बुश्ती में गुजरा ना। ये कोई इसमें ये हुकूमत तो थी नहीं, यहाँ हुकूमत तो हुई नहीं, हुकूमत तो हुई नहीं ना। इमरान खान साहब, सॉरी कासिम के अब्बा जान ने तो हुकूमत ही नहीं करने दी। अच्छा। उन्होंने जो इतना अदम इस्तेहकाम इस मुल्क के अंदर रखा, नहीं वो टेरियन तो मैं नहीं कहता, कासिम के अब्बू ही कह लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने काम करने नहीं दिया, वो तो पहले जो कर गए वो कर गए। उसके बाद तो उन्होंने इस कदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। एक तो वो सड़कों पे थे, हालांकि वो आईनी कानूनी तरीके से गए थे, एक तो वो खुद सड़कों पे थे, दूसरा उन्होंने अपनी 2 हुकूमतें जो हैं वो तोड़ दी। और फिर ये हुकूमत जो है ये तो कानूनी और आईनी मामलात में उलझी रही है, अदालतों में ही चक्कर लगाती रही है। यहाँ हुकूमत और हुकूमत के मुखालफिन सारे अदालतों में रहे हैं पूरा साल। तो मसला ये है कि अवाम के मसाइल पर और इकॉनमी पर और मईशत पर तो तवज्जो दी जा सकी नहीं। ठीक, यही वजह है कि आम आदमी के हालात और ख़राब हुए हैं। अच्छा। और अगर मैं अगर गलत नहीं हूँ और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बैठे और भी एक्सपर्ट्स हैं, वो अगर मेरी इस बात को भी सेकंड करें कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद कोई भी वफाकी हुकूमत जो है ना वो बजट बना ही नहीं सकती। ये मैं आज आपको कह रहा हूँ ऑन एयर कि जी अब मसला ये बन गया है कि जुम्मेदारियाँ जो हैं, जो सॉवरन जुम्मेदारियाँ हैं, वो तो सारी की वफाक के पास है और जो पैसा है वो सारे का सारा चला गया सूबे के पास। अब सूबे जो हैं वो तो बड़े ठंडे ठार होके बैठे होते हैं, कोई काम नहीं करते। उनको पता है कि सारी जो बदनामी है और सारा जो दबाव है वो तो वफाक बर्दाश्त करेगा। अपना बैंकों, अपना जो बैनुल-अक़वामी दुनिया का कर्जा आपने लिया हुआ है वो वफाक ने अदा करना है, सूबे ने नहीं करना। बैरूनी दुनिया का पेंशनें वफाक ने देनी है, दिफा का खर्चा वफाक ने करना है, सर्कुलर डेट से निपटना है तो वफाक ने निपटना है। इसी तरह जो आपके इदारे नुकसान कर रहे हैं उसका नुकसान भरना किसने है? वफाक ने भरना है। अब करंट एक्सपेंडिचर वफाक के हैं, वो इसके अलावा। तो अब देखें ना, वफाक के पास तो पैसे ही नहीं है। वो तो अब देखें 7,300 अरब रुपया जो है वो कह रहे हैं कि इस साल हमने सूद की और डेट सर्विसिंग करनी है, सूद और असल
रकम जो है वो अदा करनी है। ये दोनों 7,000, अगर ये डॉलर का रेट आज ये रहे 7,303 7,300, अगर डॉलर का रेट जो है, अगर करेंसी और डीवैल्यू हो जाती है तो ये रकम जो है वो 7.5, 8, 9 तक भी जा सकती है। तो अब मुझे ये बताएं कि वफाक के पास तो गिनती के ये लेन देन करने के बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू डाल डूल के गिनती का 5, 5,500, 6,000 अरब रुपया बनता है, और उन्होंने वो अदा करना है 7,500 रुपया सूद से। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर तो बाहर से पैसा आपको इमदाद नहीं मिलती तो आप जो है फिर मिनी बजट लेकर आएंगे। फिर तो ये सारे दादोशुमार तो सारे के सारे जो है ना वो हिल गए ना जी। ठीक, तो फिर पैसा कैसे लाएंगे आप? ये जो सूबों वाली बात की मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, इसको किस तरह रेगुलेट किया जा सकता है? 18वीं तरमीम बहुत बड़ा इक़दाम है, उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सलमान शाह साहब आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब नहीं है, जफर प्राचा साहब, चलें जफर प्राचा साहब से। जफर प्राचा साहब, आप इस सारे का जो इस पूरे बजट को आप इलेक्शन ईयर बजट या रियलिटी बेस्ड बजट देख रहे हैं? देखिए जनाब, ये इलेक्शन बजट है, रियलिटी बेस नहीं है, ठीक है जनाब। और अभी तो बहुत सी चीजें आनी हैं, और जो बजट आजकल जो एक रिवाज चल पड़ा है मिनी बजट आने का, ठीक है सर जी जी, तो जी। ये रियलिटी बजट नहीं है। और इसका जो हमारा जो सुबह खबरें आ रही थी कि जी उससे कुछ उम्मीद बंधी थी और लगा था कि कोई डायरेक्शन ठीक जा रही है हुकूमत की, लेकिन जो बजट आया तो खासा मायूस कुन था। सिवाय एक दो चीजों के कि सोलर के ऊपर ड्यूटी हटा दी गई, उससे आम आदमी को फायदा पहुंच सकता है। और फिर मजीद जो जो इन्होंने फाटा के एरिया में ड्यूटी का कस्टम ड्यूटी हटाई है मशीनरी के ऊपर, लेकिन अगेन उसका मिसयूज शुरू हो जाएगा जैसे पहले होता रहा है। बाकी जो आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, और हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि अपने खर्चे अखराजात कम करेंगे 50%। उसके बरक्स ये हुआ है कि 95 अरब या 100 अरब रुपया इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के सवाबदीदी फंड रख दिया और तरक्याती अखराजात जो है ना वो और बढ़ा दिए। अच्छा, तो ये इन हालात में बड़ा अजीब व गरीब बजट है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आम आदमी के लिए शॉकिंग बजट है, शॉकिंग न्यूज अच्छा, ऐसा क्या करते हैं कि ये आपकी जो मायूसी है वो खत्म होती? आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ नहीं मिल रहा, और उसके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, बजट को सारी इंडस्ट्री को और सारे लोगों को चैनलाइज कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर के ऊपर भी मजीद गहरा तंग किया जाएगा। तो आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है, तो ऐसे बजट नहीं सही फिर? नहीं, आम आदमी को क्या रिलीफ मिला? मेरी नजर से नहीं गुजरा रिलीफ। अच्छा, इसलिए मैं आम तनख्वाह को इजाफा किया गया, 32,000 रुपया कर दिए। आम आदमी की तो रोटी रोजी वो ये समझता है। रिलीफ चाहते क्या है, जरा ये भी बताएं। आपके ख्याल में मैं सवाल कर सकता हूँ अगर इजाजत हो? जी जी, बस पहुंच गया आपका सवाल। आप बताएं, रिलीफ चाहते आपके ख्याल में रिलीफ होता क्या है और कैसे दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा जब जेब में पैसे नहीं होंगे? कंगला रिलीफ क्या देगा जी? प्राचा साहब सर देखिए, रिलीफ ये हो सकता था कि हुकूमत अपने खर्चात कम करती और अवाम को रिलीफ देती। मैं अवाम के रिलीफ की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट की या एलीट क्लास के रिलीफ की कोई बात नहीं कर रहा। अवाम का रिलीफ क्या है? यानी आप ये तो एक सतही बात है ना जी। आप जरा थोड़ा सा पिन पॉइंट करें कि ये रिलीफ है। मैं पिन पॉइंट करने लगा हूँ जनाब, मुझे थोड़ा सा मौका दें। $17.4 बिलियन सालाना हमारी हुकूमत जो देती है इंसेंटिव एलीट क्लास को, $17.4 बिलियन का। ठीक है जनाब, ठीक है। ये UNDP की रिपोर्ट है, बात कर लेना, किसी गैर मोतबर इदारे की नहीं है। ठीक है। उसके अंदर अगर उस रिलीफ को ही 50% कर दें आप, तो ये पूरी ओवरऑल देती है, हर इंडस्ट्री को देती है, किसी एक सेक्टर की बात करें आप? नहीं जनाब, ओवरऑल में बात कर रहा हूं। $17.4 बिलियन रिलीफ, इतना साइज है हमारी इकोनॉमी का। $17.4 अरब एज पर UNDP रिपोर्ट। जो पिछले साल 15.4 था वो अब बढ़ के 17.4। अच्छा, आप क्या चाह रहे थे इसमें? क्या कैसे उनको कट डाउन करें और आम आदमी को कैसे ये फेंकें पैसा? देखिए, वो इस तरह होना चाहिए था कि जो मुख्तलिफ हेड्स के अंदर रिलीफ है इसको मिनिमम 50% कर देते। 50%, ठीक है, 50%। ठीक है। प्लस जो पार्लियामेंटेरियंस के जो फंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की नजर होते हैं या वो सियासी रिश्वत है, वो 50% होते या खत्म ना, मैं तो कहता हूँ खत्म होते, लेकिन बजाय वो खत्म करने के या कम करने के। प्राचा साहब एक मिनट, प्राचा साहब मैं माजरत के साथ बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ।
पार्लियामेंटेरियन का जो बजट है ना वो करोड़ों में है, चंद अरब में है, ठीक है, उसको भी स्क्वीज कर दें, नो डाउट आप कह रहे हैं। सवाल यह है कि खर्चे कम करने से पहले आमदनी को बढ़ाना है। ये जो आपने अपनी इकोनॉमी को सारे का सारा बनाया हुआ है कि आपने पैसे लेने हैं, सऊदी अरेबिया, चाइना हेल्प करेगा तो ही हमारा मुल्क चलेगा, इस जंजल से निकलने के लिए ये 25 करोड़ की आवाम को 14-15 करोड़ को फाइलर करना पड़ेगा। उसके ऊपर हुकूमत ने कोशिश की है, आपको नहीं लगता? नहीं सर, बिल्कुल कोशिश नहीं की। देखिए, हमको अपना टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स रेट कम करना है। आवाम को जो रिलीफ था, जो 1 लाख रुपए तनख्वाह वाला आदमी है उसको कम से कम 12 लाख रुपए का सालाना उसको आपको टैक्स फ्री करना था, एग्जम्पशन देनी थी। और बड़े टैक्स पेयर को उसको आपको टैक्स भले उसका बढ़ा दें, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, आप अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं। और आपने टैक्स बेस बढ़ाने का कोई काम नहीं किया, सिवाय पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ फाइलर और नॉन फाइलर की मिलती है कैटेगरी। हाँ, ठीक है। देखिए, फाइलर देता है 1 लाख रुपए, सपोज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, एवरीबॉडी इज फाइलर जी। देखिए, अगर कहीं फाइलर 1 लाख रुपए टैक्स देता है कहीं रजिस्ट्रेशन के, और नॉन फाइलर 2 लाख रुपए देता है, तो असूलन उसके जिम्मे टैक्स बनता है मिनिमम 5 मिलियन या 10 मिलियन। तो वो 1 लाख रुपए इजाफी देकर छूट जाता है। और आप वो कल्चर मुसलसल परवान चढ़ा रहे हैं कि जिसके अंदर लोग जो है ना टैक्स नेट से निकलते जा रहे हैं। इस वक्त आपके जो एक्चुअल टैक्स पेयर है, अगर हम सैलरीड क्लास को निकाल दें तो हार्डली 10 लाख है जी, और टोटल 3 मिलियन है, जो 25 करोड़ 24 करोड़ टोटल 3 मिलियन है, जिसमें से 10, 12, 13 लाख जो है आपका सैलरीड क्लास है, जिसको जो गड़बड़ नहीं कर सकता, जिसको एड सोर्स करके मिलता है। ले रऊफ शकूरी साहब की तरफ जाते हैं। रऊफ शकूरी साहब, बहुत शुक्रिया। ये बजट अगर आप, जो मैंने बयान भी किया उसके कदोखाल थोड़े बहुत, और आपने तकरीर भी सुनी होगी, IMF की नजर से जरा इस बजट को देखें तो क्या कहेंगे? थैंक यू वकास। मैंने सुनी वजीर खजाना की तकरीर भी, और IMF के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अब IMF की हम रिव्यू में हैं, और अभी हमें वो 9th रिव्यू कंप्लीट हुआ है, और अभी वो कह रहे हैं कि अगले भी कंप्लीट करवाएं। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मेरी बात हुई है और शायद वो इसी महीने कंप्लीट हो जाए बिफोर एक्सपायरिंग। तो मेरे ख्याल में जो IMF की जो मीडिया में आ रही हैं चीजें, या जो IMF एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान में, वो 3 इश्यूज थे। अच्छा। एक, वो चाह रहा था कि आप अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज वो रेट है उसको मार्केट डिटरमिन करें। दूसरा, वो बजट को IMF के जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक करें। और जो वो तीसरी जो उसकी थी, वो आप फाइनेंसिंग की अरेंजमेंट्स के बारे में कह रहा था, जो 6 बिलियन के करीब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज वाला इशू को भी देखें तो वो उसमें जो गैप है इंटर बैंक का, और वो जो है दूसरा क्या ओपन मार्केट में, हाँ, वो मेरे ख्याल में कोई 20-25% के करीब बन जाता है। 285 समथिंग 286 पे चल रहा है, तो 310 315 पे कम हुआ ओपन मार्केट का। चले खैर 10-15 रुपए का फर्क है जी। आगे फरमाइए। जब व्हाटएवर जो भी है, तो वो कोई रियलिस्टिक नहीं है, उसको होना ये चाहिए था। वो कि गैप होता है, लेकिन वो गैप आप कह रहे हैं उसको बहुत क्लोज। हाँ, और अब अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब की आप स्पीच सुने, या फाइनेंस मिनिस्टर साहब के क्लेम सुने, और अगर आप ये देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर को लेके किस लिए आए थे, तो उसमें एक चीज ये थी कि ये आपका जो है, क्या नाम है, उसको कंट्रोल करेंगे आपके फॉरेन एक्सचेंज का, जो आपकी डॉलर में वो मशहूर थे इस हवाले से। और उन्होंने ओपन छोड़ नहीं दिया, वो आपके ख्याल से ओपन छोड़ा तो 300 पे गया ना, उन्होंने छोड़ दिया वही ना कि आप मार्केट के रहमो करम पे हमारे बेचारे पैसे को। हाँ, तो वो 220-25 पे था जब ये आया, तो अब 310-15 पे या 300 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल में टोटली फेल हो गया। और इसमें अब IMF भी आपको पावर देता है कि अगर जहाँ पे आप ये मैनिपुलेशन हो रही है, तो वो आप इंटरवीन कर सकती है गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने में। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट तो मुझे समझ आ गया, जरा ब्रेक लेनी है। क्यों जो बड़ा पॉइंट ये था कि आपने अपनी आमदन को बढ़ाना है, अखराजात को आपने कम करना है। यानी आमदन आपकी ज़्यादा हो, आपके अखराजात कम हो, सब्सिडीज़ आप नहीं दे सकते,
टारगेटेड सब्सिडीज भी उनसे ये राजी नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हम रिव्यू में अभी तक मौजूद हैं। तो इस बजट के अंदर तो आप देखें ना कि इलेक्शन ईयर टाइप का जो बजट लोग कह रहे हैं कि उसमें बरामदाद, उसके अलावा दरामदाद, आम लोगों को रिलीफ देने के लिए बुलंदोबांग दावे कर दिए, तो IMF नाराज हो गया समझे। IMF जब आपको पैसे नहीं दे रहा तो आपसे खुश तो नहीं है ना वो। ठीक, अब लेकिन बजट के बाद तो उन्होंने डिसाइड करना था, तो जो खुश नहीं था और ज्यादा नाराज कर दिया, या फिर मना लेंगे, इनके पास है अभी देखे ना, जो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी चीज नहीं की जो IMF को नाराज करे, और कोई रेवेन्यू जनरेशन मेजर्स भी उस तरह से नहीं लिए। अब अगर IMF की कंडीशंस को सामने रखें तो उनके पास तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि EFF जो प्रोग्राम होता है वो आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे बेस कर रहा होता है। तो आप अगर देखें जो उन्होंने 2019 से ऑनवर्ड आपको जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एजेंडा दिया हुआ है उसको आपने कितना कंप्लीट किया, ठीक है। वो आपका जो रिप्लाई है वो नेगेटिव में आता है। आपकी जो मेन जो रेवेन्यू को एग्जॉस्ट करने वाले इदारे हैं जिनमें SOEs हैं, आप तो उस तक को बेहतर नहीं कर सके। आपको प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने कहा वो आप नहीं कर सके। फिर आपने SOEs को की गवर्नेंस का जो लॉ लेके आए उसको भी पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको इमाम मस्जिद हायर करने जा रहे हैं उनको चलाने के लिए, रादर देन आप प्रोफेशनल पर्सन। तो आपकी तो चीजें तो उनके एजेंडा या उनके वो जो क्राइटेरिया दिया उसके मुताबिक पहले ही नहीं थी, और अब मजीद रिफॉर्म्स की जरूरत है। जी नहीं मेरे साहब, आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, अगर ब्रेक है तो मैं नहीं, ब्रेक आप बोलें। आप अब IMF के ऊपर बात करना चाह रहे हैं? IMF की ये बात कर रहा हूँ। देखें, हम तो आपने दर्जनों बार आपने IMF का जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में, और पूरे मुल्क में यही बात हो रही है। हाँ, साड़ी वाहिद उम्मीद सी जड़ी टूट गई। और नहीं ना, ये ऐसे नहीं है बात। अच्छा, देखें, बताएं, हम IMF के मेंबर हैं, IMF एक इदारा है, और इसमें ये जो है ना, ये जब कर्ज देता है या प्रोग्राम देता है ना, तो ये 4 साल प्रोग्राम होता है। ज़रा आप थोड़ा सा समझें इस बात को। पाकिस्तान में उसको नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल अगर स्टेबिलिटी नहीं आती तो पता नहीं किसकी हुकूमत होगी। अगर मैं आज पैसे दे दूं तो कल मुझे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये शुरू में तो ये पैसे दे देंगे जब कोई हुकूमत आएगी, क्योंकि इनको पता है कि पहले 1-2 साल में इन्होंने जो भी सख्त फैसले करवाने हैं वो करवा लेंगे, लेकिन कोई भी हुकूमत इलेक्शन ईयर के अंदर अपना सख्त फैसला नहीं कर पाती। तो ये प्रॉब्लम, इसलिए IMF डिले कर रहा था। देखें, इसलिए IMF डिले कर रहा है। असल मसला ये है, बाकी तो शराइत शुरू सारी पूरी हैं, लेकिन दूसरा इंटरनेशनल मसला भी है। अगर ये हुकूमत छोड़ दें और यही बजट जो है अगली फुल फ्लेज हुकूमत इसको कंटिन्यू करे, आपको इन सारे निकात के साथ IMF को राजी करने के लिए पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अपना एजेंडा दिया हुआ था। हमने बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर उनके एजेंडे के खिलाफ आज बजट पास। कौन से एजेंडे के खिलाफ किया बताएं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं किया ना, नहीं किया। देखें, इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे बताएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 7,300-400 अरब रुपए का कर्जा लेना है अगले साल, क्योंकि वो जब देना है ना, देखें बड़ा आपने मजीद कर्जा लेके उनको दे देना। नहीं, मजीद देखें, जो हमने कर्जा लेना है वही देना है वापस। ठीक है। तो बात यह कि हमने तो अपना बजट ऐसे ही बनाया, हमारा माजरत के साथ हमारा बजट बनता ही है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपका, एक तो बजट के ऊपर ओवरव्यू आपका, और साथ IMF को राजी किया नाराज किया जनाब। देखें, ये तो पता लगेगा जब IMF फीडबैक देगा। ये होता है कि हम कहते हैं कि हमने सारी शराइत पूरी कर ली हैं, और IMF से जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हमने कोई भी शर्त पूरी नहीं की। तो ये तो पिछले 1 साल से इसी तरह ही हो रहा है। जब भी हम कहते हैं कि शर्त पूरी हुई है, पता लगता है जो हमें फाइनेंसिंग चाहिए थी $6 अरब की, वो नहीं मिली। हुकूमत कहती है कि मिल गई है, IMF कहता है नहीं मिली। इसी तरह जब हम इस बजट को देखेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से ऐड अप नहीं होती। नंबर 1 तो ये है कि हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज हैं इतने 9.2 बिलियन जो हैं, उनकी कितनी ऑथेंटिसिटी है और वो कलेक्ट हो सकेंगे, पर्टिकुलरली जब एक इम्प्लोडिंग इकोनॉमी है जिसमें टैक्स कलेक्ट करना इस वक्त बड़ा मुश्किल काम है जी। दूसरी चीज़ इसमें ये बताई गई है कि जो सूबे हैं वो 650 अरब रुपया सरेंडर करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को,
तो वो एक बहुत बड़ी एजम्पशन है। वो कैसे होगा, क्योंकि उसके लिए तो IMF को, आपको पता है कि पिछले साल भी उस पर खासा झगड़ा हुआ था और प्रोविंसेस से फिर IMF ने डायरेक्टली एग्रीमेंट्स किए थे कि ये होगा। सो आई थिंक कि इसमें खासे इफ्स एंड बट्स हैं, और जितना बड़ा ये बजट बना दिया गया है, मेरा ख्याल है ये तो एक बिजनेस एज यूजुअल वाला बजट है। इसमें कोई वो ऑस्टेरिटी नज़र नहीं आती, इसमें वो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती जो इस वक्त की ज़रूरत है। सो हमारा इसमें अगर आप देखें तरक्याती प्रोग्राम वो बहुत बड़ा है। 1 साल के लिए कम से कम हम उसको कम कर सकते थे ताकि हम ये बिल्कुल IMF के अहदाफ के मुताबिक चलते, इतने ज़्यादा हमें टैक्सेस ना लगाने पड़ते। पेट्रोलियम लेवी 850 अरब रुपए की रखी गई है, जो कि जाहिर है कि उसकी वजह से खासी इन्फ्लेशन होगी। सो आई थिंक ये इलेक्शन का टाइप बजट है, लेकिन हम कह रहे हैं कि IMF भी मान जाएगी, तो ये मुझे ज़रा थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी बात लग रही है। ठीक है सर, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आगे मिनी बजट जो है, मिनी बजट, इसके अलावा मिनी बजट आना चाहिए, क्योंकि अगर IMF को राज़ी करना है ये इलेक्शन के बाद, अगर इलेक्शन होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर सलमान शाह साहब बात कर रहे थे, अब्दुल वदूद अलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया लाहौर चैम्बर से। कैसे देख रहे हैं इस बजट को जनाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इसमें जो बजट है ना, हमारे 3 या 4 बुनियादी मुतालबात थे। इस बजट के हवाले से हमने प्रपोज़ल दी थी, लाहौर चैम्बर के हवाले से हमने पहले इनको प्रपोज़ किया था। तो मैं समझता हूँ कि उन 3-4 मुतालबात को बड़े प्रॉपर तरीके से इसको एड्रेस किया गया है। सबसे पहले हमारा ट्रेडर्स के हवाले से मुतालबा था कि इसको आप जो ये एरिया की बुनियाद के ऊपर आपने ये काम किया है कि जी जो 1000 स्क्वायर फीट का होगा उसको GST के अंदर ले आएंगे। एक वो हमारा मुतालबा उन्होंने मंजूर किया है इस बजट में। वो जो एग्जम्पशन थी वो ख़त्म कर दी गई है। अच्छा, इसी तरह बाकी जो हमारे 3-4 मुतालबात थे कि जो थ्रेशोल्ड था 25 करोड़ रुपये से लेके 75 करोड़ तक ले गए हैं। जो GST का SME का सेक्टर था उसको जो थ्रेशोल्ड था वो 25,000 से 75,000 तक ले गए हैं। ठीक है। और जो SMEs को कर्जे देने के वाले से, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत जो चलने वाली है उसके लिए SMEs का ग्रोथ, SMEs में ग्रोथ होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस हवाले से तो एड्रेस किया गया है बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को। तो इम्प्लीकेशंस लगती हैं, इम्प्लीकेशन का मामला है वो हमारा ये हमेशा ही प्रॉब्लम रहा है कि हमारे बजट पेश होते हैं। तो मैं ये सिर्फ ये बात 2 साल के लिए पीछे चले जाऊँगा। 2 साल पहले या 1 साल पहले जो 21-22 का बजट था उसमें 4 ज़िमनी बजट आए थे। ठीक है, हर मिनी बजट आए थे। अब इस गवर्नमेंट ने भी पिछले साल 1 या 2 मिनी बजट लेके आई है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी पेश होती हैं, बुक सही दिखा दी जाती है, सिर्फ उसके खोली जाती है, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें इस बात का यकीन हो कि जो ये कहा गया है ये ऐसा ही होगा, तो फिर तो हमारी एक सेटिस्फैक्टरी मामला है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कमेंट कर लें आप, फिर मैं वो डॉक्टर साहब की मैं मिनी बजट के बारे में कहना चाह रहा हूँ कुछ। देखिए डॉक्टर साहब से पहले पूछ नहीं, डॉक्टर साहब से तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर सलमान शाह साहब जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है। नहीं मीर साहब है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं नई मीर बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आप वजीर खजाना होते तो आप कैसा बजट बनाते, कैसे बनाते, आपकी तरजीहात क्या होती मौजूदा सरकमस्टांसिस को मद्देनजर रखते हुए, मौजूदा मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए? देखें, एक तो बात ये है कि ये तकरीबन 14,500 अरब का बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, और इसमें अगर आप ऐड कर लें जो अभी सूबाई हुकूमतों ने अखराजात करने हैं तो कम से कम 8 से 10 अरब रुपया और डाल दें हुकूमती अखराजात में, तो ये टोटल बजट जो है बन जाएगा तकरीबन 20,000 अरब का। ये इतना बड़ा बजट जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जाहिर है कि ये इतना बड़ा जब बजट आएगा तो इसको आप या कर्जों से पूरा करेंगे या टैक्सों से पूरा करेंगे। ठीक। और टैक्स लगाएंगे आप प्राइवेट सेक्टर पे,
अगर और डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा, जी जी सर नहीं, बट प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इस वक्त बहुत मुश्किल में है कि वो उनसे आप कितना और टैक्स लेंगे। फिर आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो भी खासी नीचे आ चुकी हैं और उसकी वजह से जो आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस हैं वो उसमें भी कमी आएगी। सो आई थिंक ये रियलिस्टिक बजट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इतना बड़ा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ काट रहा हूँ, रियलिस्टिक बजट बताएं ना आपके होगा क्या, वो क्या होता है जो रियलिस्टिक होता है? 9,700 9,200 आप जरा सर, मेरा सवाल बड़ा पर्टिनेंट था डॉक्टर साहब कि मैं ये जो अदादो शुमार आप बता रहे हैं हमें समझ आ गए, हमने सुन लिए और ये अदादो शुमार जो है ना जी ये मान ली, हमने बात मान ली, अब हमने आगे बढ़ना है ना, हमें आगे अगर बढ़ाएं 9,000 की फिगर में रखते तो मतलब टैक्स कलेक्शन का टारगेट 9,200 रखा गया है बिलियन रुपीस का, तो ये आपके ख्याल में कितना होना चाहिए था? वही 6,000 होना चाहिए था। देखिए ये मेरा ख्याल है कि इस साल का जो टारगेट हुआ है उसी के करीब करीब होना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी में इस वक्त कोई ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ चल रही है। सही। तो एक तो ये है कि ये ज़रा ज़्यादा है गिवन द कंडीशंस। अगर आप सिर्फ ये कहें कि इकोनॉमी चल रही होती तो फिर कोई मसला नहीं था क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन है तो ये टैक्स बढ़ सकते थे। दूसरी चीज़ ये इसमें यह है कि जो तरक्याती बजट इसमें डाला गया है वो तकरीबन 1,000 अरब का फेडरल गवर्नमेंट का है और इतने 1,500 अरब का प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है। जी जी। अब हमें पता है कि जब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तरक्याती बजट करती है तो उसका कोई रिटर्न नहीं आता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो प्रोजेक्ट्स कभी मुकम्मल ही नहीं होते और पैसा जो है वो फिर डूब जाता है। तीसरी इसमें जो बहुत बड़ी मसला मुझे नजर आ रहा है तरक्याती बजट नहीं होना चाहिए, आपका मतलब है? नहीं वो कह रहे हैं कि वो डूब जाता है। डूब जाता है तो फिर नहीं होना चाहिए ना, हमने डुबोने के लिए तो नहीं तरक्याती बजट बनाना। मेरा मतलब ये है कि कम से कम 1 साल के लिए हम इसको जरा रोक दें, ठीक है, कर देते, बिल्कुल वो प्रोजेक्ट्स करते जो कम से कम इसी साल मुकम्मल होने हैं उनको हम मुकम्मल कर लेते और बाकी हम आगे पोस्टपोन कर दें, जब हालात बेहतर होंगे यानी तो आप कह रहे हैं 2500 से 3,000 अरब रुपया तरक्याती बजट की मद में चारों सूबों पूरे वफाक में इसको हम रख के दूसरे जो अपने गैप है उनको फिल करके ताकि अपने अखराजात को सीधा करते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी की तरफ जाना। लेकिन अगर मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, उससे रेल पेल होती है, आम आदमी को भी थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, इन्फ्लेशन की सूरत में रोजगार बढ़ते हैं, तो उस गैप को कैसे 3,000 अरब के साथ वहां पर इंडक्ट कैसे किया जाए कि वो फिल हो जाए, जो कि तरक्याती बजट की सूरत में पूरा होता है, रोजगार बड़ा बढ़ता है? देखें, नहीं, तरक्याती बजट जो है ना अल्टीमेटली तो वो टैक्सों से आता है। सो आप प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेके हुकूमत को दे रहे हैं, तो अगर आप हुकूमत का खर्चा कम कर देंगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर के टैक्सेस आपको नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर ये खर्चे करेगा। ठीक। तो हमें अपने गवर्नमेंट को इस वक्त थोड़ा सा इसकी चादर देख के पांव फैलाने वाली बात है, वो करना चाहिए। दूसरी एक और चीज इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये क्योंकि IMF के साथ अल्टीमेटली तो IMF ने इसको देखना है कि ये ठीक है या नहीं। इसमें जो एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें लिखा हुआ है कि 650 अरब रुपया सूबे हुकूमत पाकिस्तान को सरेंडर कर देंगे, तो ये कैसे होगा? ये तो बड़ा मुश्किल है। पहले भी आपको पता है पिछले साल भी इसके ऊपर खासी बातचीत हुई थी जिसमें फिर सूबों के साथ IMF ने डायरेक्टली एग्रीमेंट्स किए थे और वो बजट में वो एग्रीमेंट शामिल किए गए थे। सो आई थिंक कि इसमें ओपन क्वेश्चन मार्क्स हैं और क्योंकि IMF का प्रोग्राम यहाँ तो इसी महीने जो उनकी बोर्ड मीटिंग है उसमें आपकी अप्रूवल होगी और पैसे आपको देंगे, लेकिन अगर ये इसमें इस किस्म की एनॉमलीज हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो फिर इस जून तक तो पैसे नहीं मिलेंगे, वो फिर अगले जून के बाद। डॉक्टर साहब एक सवाल है, आखिरी सवाल है आपसे। डॉक्टर साहब आप वज़ीर ख़जाना होते तो ये 7,300 रुपये का जो इस साल कर्जा अदा करना है $25 बिलियन का, आप कैसे अदा करते? कर्जा लेते?
नहीं, एक मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है ना, कैसे अदा करते हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मैंने रेवेन्यू भी नहीं इकट्ठा करना। देखें ना, जो आपने अभी अपनी पहली गुफ्तगू में फरमाया कि आप इस साल का जो रेवेन्यू टारगेट था वो मेरे ख्याल 7 साढ़े 7 हज़ार अरब रुपए का था। अब 9,200 को आप कहते हैं जी ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये ओवर एस्टिमेटेड है, छोड़ दिया। अब 7,000 अरब रुपए आप इकट्ठा करते हैं रेवेन्यू, और आप जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इकट्ठा ना करते, और आपने 7,300-400 रुपया देना है, आप देते कैसे? सिर्फ ये बता सर एक लाइन में जवाब दें फिर आगे बढ़ेंगे। देखें, ये तो फिर प्राइवेट सेक्टर से ही लेना पड़ेगा ना, ये आपकी जेब में से आएगा जो भी खर्चा होना है। बात आप समझने की कोशिश करें जी जी कि यहाँ हुकूमत खर्चा कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर खर्चा कर सकता है। जितना भी हुकूमत का खर्चा होता है वो प्राइवेट सेक्टर की जेब से लेके जवाब यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और वो इस गैप को फिल करे जो कि हमारे मुल्क में आनी नहीं है। जी जी, ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हमारे अपने लोग इन्वेस्ट करने नहीं आए नहीं। वो डॉक्टर साहब वजीर खजाना है, उन्होंने लानी थी, बताएं लेकिन लाते कैसे? डॉक्टर साहब से क्यों कह रहे हैं? मैं तो समझने चाह रहा हूं, मैं उनका देखें, बात ये है कि आपका जो निज़ाम है इन्वेस्टमेंट तो हमने ख़त्म कर दी। देखिए, मेरे ज़माने में जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 23% तक पहुंच चुकी थी, आज वो 13% पे आ चुकी है। सही। देखें, हमारा फोकस जो है वो इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए। सबसे पहले हमारे अपने लोग इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर फॉरेन इन्वेस्टर आए, क्योंकि ये जब प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है तो वो जाहिर है कि वो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करता है जिसमें मुनाफा आता है। यानी कि 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1.5 रुपये का मुनाफा होगा तो वो करेंगे ना। हुकूमत जब इन्वेस्ट करती है तो वो 1 रुपया लगाती है, वो डूब जाती। ठीक, जफर प्राचा साहब साथ हैं जी? जफर प्राचा साहब आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा जफर प्राचा साहब, आपकी तरफ जरा लेट आ रहे हैं, आपने सारी डिस्कशन सुनी है, इसके आप क्या अर्ज करते हैं? ये बजट तो फिर फेल बजट हो गया ना जनाब। देखिए जनाब, बात यह है, मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब की बातों से बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ, ठीक है जी। क्योंकि इस वक्त जो बजट है, बात बार बार ये हो रही है कि ये जो सिनेरियो है वो आपका रेवेन्यू कलेक्शन है, जो मेन आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है होता है वो इम्पोर्ट से होता है, और इम्पोर्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, ठीक है। हम इम्पोर्ट हमने रोकी हुई है, जाहिर है हमारे पास डॉलर नहीं है तो हमें रोकना पड़ेगा, लेकिन मेन कलेक्शन हमारी वहां से होती है, नंबर 1। दूसरा जो शाह साहब ने अच्छा, एक नंबर 2 आप रखिएगा, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। छोटी सी ब्रेक का, हेडलाइन की ब्रेक का यहीं से आपने आगाज दोबारा से करना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जनाब। एक बार फिर से खुशामदेद। हम ब्रेक से पहले जफर प्राचा साहब से बात कर रहे थे 2024 विफाकी बजट, आवाम का बजट या IMF का बजट। IMF का तो ओबियसली ये मुत्तफ़िका तौर पर लोग कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन जफर प्राचा साहब आप बात कर रहे थे, करें सर जनाब, कंप्लीट करें। देखिए सर, बात यह है कि बजट तो ये IMF का ही है। अच्छा, अगर हम IMF का बजट नहीं बनाएंगे तो हम उस प्रोग्राम में नहीं जा पाएंगे, और जब उस प्रोग्राम में नहीं जा पाएंगे तो हमारे कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को अपने राइट्स याद है, ड्यूटीज याद नहीं है। मैं भी एक कारोबारी आदमी हूँ, दरमियाने दर्जे का भी कारोबार है, बड़े दर्जे का भी है, और दुकानदार भी हूँ। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे दुकानदार या ट्रेडर्स टैक्स नहीं देना चाहते। और मुझे पता है इस बात से मेरी बहुत से लोग नाराज होंगे, लेकिन मैं मुल्क के मफाद की बात जरूर करता हूँ। 25 लाख दुकानदार हैं, 25 से 30 लाख दुकानदार, और टैक्स देते हैं सिर्फ 80,000। ये एक बहुत बड़ा अलमी है। फिर उसके बाद ये मैं आपको दुकानदारों की तादाद मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है जी, बहुत मोहताज। ट्रेडर्स अलग हैं और लोग करोड़ोंपति अरबोंपति हैं, नहीं देते टैक्स, नहीं देते टैक्स। चोर मुआशरा जी जी, टैक्स चोर मुआशरा, ठीक है जी, ठीक है। और बड़े खुशी से जो बच जाता है उसको अपने राइट्स याद है पूरे मुल्क के। इसलिए मैं कहता हूँ जो टैक्स पेयर नहीं है उसको कोई राइट नहीं है, उसको कोई पाकिस्तान की फैसिलिटी इस्तेमाल करने का कोई राइट नहीं है। दूसरी बात, देखिए आपका GDP का 20% एग्रीकल्चर है, उसको छोड़ा हुआ आपने। जैसे ट्रेडर्स और दुकानदार रिटेलर्स हैं उनको छोड़ा हुआ है, वो भी अगर GDP का देखेंगे तो 10-15% से कम नहीं निकलेगा। तो अब जब इतने बड़े बड़े सेक्टर्स हम छोड़ देंगे तो बाकी टैक्स कलेक्शन क्या होगी फिर?
अच्छा, ये जो नॉन फाइलर अफराद की जानिब से बैंक से रकम निकालने की दस्तावेजी और उनकी ट्रांजैक्शन के अखराजात को 50,000 से ज्यादा की रकम निकालने पर 0.6% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। हुकूमत तो करने की कोशिश कर रही है, किस तरह फिर करेंगे? आप टैक्स चोर कह देंगे, वो टैक्स चोरी करते रहेंगे, बात खत्म हो जाएगी। नहीं जी नहीं, ये गलत गलत जफर साहब, जफर साहब आप ये एक्सचेंज वाले जफर साहब हैं? हाँ जी जी, एक्सचेंज कंपनी के सर गुजारिश ये है कि जो टैक्स नहीं देता ना वो 60,000 रुपए से ऊपर बड़ी खुशी टैक्स दे देगा 0.6। जी जी, अगर उसने साल में 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया, एक मिसाल में दे रहा हूँ, जबकि उसके जिम्मे एक्चुअल टैक्स बनता है 1 करोड़ या 80 लाख, तो बखुशी दे देगा। तो ये जो हमारे यहाँ फाइलर, नॉन फाइलर, टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर का जो कल्चर है, ये फरोग दे रहा है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को और टैक्स चोरी को। ठीक है सर, ये मेरा शोबा है, मुझे जरा इसका जो इससे क्या हो रहा है, जो टैक्स पेयर है उन्होंने वो जो है ना डिस्करेज हो रहा है। सुन के जाना। चले जफर साहब, ये नहीं मीर साहब 30 सेकंड में बात करिए। जी मेरी बात सुने जफर साहब, आप मेरा ख्याल है आप करेंसी का कारोबार करते हैं, गालिबन आप वही हैं। मेरा करेंसी का भी कारोबार है जी, मैं अनारकली का दुकानदार भी हूँ। और मैं अच्छा, आप मुझे बताएं, आप जो माल खरीदते हैं उस पर आपका सोर्स पे टैक्स कटता है? पोर्ट पे सोर्स यानी आप मैन्युफैक्चरर से लेते हैं या आप अपना इंपोर्टर से जब माल खरीदते हैं तो 236 जी और एच के तहत आपका टैक्स कटता है कि नहीं कटता? सर देखिए, जहां तक टैक्स कटने सर की मेरे बात है सवाल का सिंपल सा जवाब दें। आप कहते हैं टैक्स देते नहीं है ताजर, सुन ले मेरी बात जरा। टैक्स देना और बात है और टैक्स जो है ना जी अपना रिटर्न जमा करवाना और बात है। देखें एक शख्स जो है वो एक शख्स जो है वो कहीं मुलाजमत करता है। मेरी राजा साहब बात सुन लेना, 25 करोड़ राजा साहब एक मिनट बात तो सुने ना। अब आपने बात की है, छेड़ी है, बड़ा नाजुक नुक्ता छेड़ा है, तो आपने ऐसे नहीं जाना। आप ये पूरा मैंने आपको घर तक छोड़ के आना है। सुने मेरी बात, नहीं बुरे के घर तक, बुरे के घर तक। ये मिसाल है, ये मुहावरा है, मैं खुदा ना खास्ता इनका घर मेरा घर एक ही है। देखें ये बात कर रहे हैं, एक जो नौकरी पेशा शख्स है वो जब अपना तनख्वाह लेता है टैक्स कटवा देता है, लेकिन वो रिटर्न नहीं जमा कराता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स नहीं देता। ठीक है, देखिए मेरी बात को फॉलो करें। ये प्राइस साहब आपको टैक्स मैटर्स की माजरत के साथ समझ बूझी नहीं है यार, ऐसा ना करें जी। ठीक है प्राचा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैंने जो अपनी बात कहनी थी कह दी, ठीक है। अब वो इसमें कोई तजाद वाली बात नहीं है। मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। अगर हम मेन चीजों को एग्जाम करते जाएंगे, बड़े बड़े जो हमारे जहां से पॉकेट से पैसे आने हैं, तो ये तो मुल्क फिर नहीं चल पाएगा, ये मुल्क फिर नहीं चलेगा। ठीक है जनाब जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब, सॉरी प्रेस क्लब ही याद आ रहा है, लाहौर चैम्बर के सदर जो हैं काशिफ साहब। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। ये जो बहस चल रही थी, चले वैसे ओवर ऑल व्यू भी अपना दीजिएगा बजट के हवाले से, लेकिन ये जो भाई टैक्स चोर जो हैं, ये टैक्स चोर इस सूरत में टैक्स चोर हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स के नीचे वो दबे हुए हैं, उनकी कब्र बन गई है, लेकिन वो फाइलर नहीं बनते, वो डॉक्यूमेंट में नहीं आते, इसलिए वो टैक्स चोर कहलाते हैं। ये हमारे मुल्क में ही ऐसा होता है, वो जो इनडायरेक्ट टैक्स देता है वही वो टैक्स दे रहा है। ये नहीं मीर साहब कह रहे थे, या वो डायरेक्ट टैक्स देगा तो ही वो टैक्स चोर नहीं कहलाएगा। जनाब आवाज नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो इम्पोर्टर है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, चाहे वो सर्विस पर्सन है, कि उसने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना। देखें, और कानून बहुत वाज़ेह तरीके से ये कहता है, जो 114 सेक्शन है, कि ऐसे अशखास जो प्रॉपर्टी, जो जिनके पास फ्लैट्स हैं, प्रॉपर्टी है, 1000 से ज्यादा की गाड़ी है, जिनके पास जिनकी फॉरेन ट्रैवलिंग है, जिनका कमर्शियल मीटर है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ना करें। उनको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। ये तो पहली बात तो मैंने बिल्कुल बड़ी वाज़ेह से क्लियर कर दी है, और इसमें मुझे कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि हर शख्स को अपनी इनकम टैक्स, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर उस पर टैक्स नहीं भी लगता, अगर उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, उसे तब भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी दूसरा सवाल आपने किया, ये जो बजट है आज का, देखें बजट को
मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, और जो मुख्तलिफ मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं या कुछ एंकर्स हैं, हम उस बात को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने नहीं किया। अच्छा। तो मेरा ख्याल है हमें उस बात को करने की कोशिश करनी चाहिए जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है। हमें एसएमई को जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि आपकी टर्नओवर्स जो हैं वो पहले 25 करोड़ तक थी, और ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। अब उस 25 करोड़ की लिमिट को 80 करोड़ कर दिया गया है, और ये कंसेशनरी यहाँ पर इनकम टैक्स है, इसमें फिक्स टैक्स की स्कीम भी है, इसमें रिड्यूस रेट की स्कीम भी है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी चले, हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन चले, हमारे मुल्क में हम एक्सपोर्ट कर सकें, हम आपस में इंटरमीडिएरी गुड्स बना सकें, तो जब तक हमारा एसएमई नहीं चलेगा तब तक हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी, हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकेंगे। और दूसरी बात, हम पहले दिन से ये शोर मचा रहे थे, और मैंने एफटीओ में केस भी किया। मेरा ख्याल है और किसी एसोसिएशन ने एफटीओ में केस नहीं किया होगा। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने वहां पर एफटीओ में केस ये फाइल किया कि रिटेलर्स का एरिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और इस शेक को टियर 1 में से उसको निकाल दिया गया है। अब यहां पर मैं ये नहीं कहता कि रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर नहीं आना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि पहले रिटेलर्स को इनकम टैक्स में आना चाहिए, और जब सारे रिटेलर्स इनकम टैक्स में आ जाए तो फिर आप अपना जो भी प्लान बनाना चाहते हैं फिर आप उसको टियर 1 में लाएं, सेल्स टैक्स में लाएं। अच्छा, मुझे उस पे कोई ये स्टार्ट कैसे होगा? ये देखें ना, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, इतना ज्यादा ताजरों का एक भरमार है, वो अपनी तो रुदाद ही सुनाते रहते हैं जब भी आप लोगों के साथ भी मिलकर हुकूमत के पास जाते हैं। नहीं है, देखें ओवरऑल मैं अभी तो बिलखुसूस ताजरों की बात हो रही थी, कहां से स्टार्ट करे, हुकूमत किस तरह करे, सजा रखे या फिर उन्हें इंसेंटिव दे के वो आए आके नहीं। पहली बात तो ये है देखने वाली कि लोग टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं आते। हमने देखिए इस सवाल को भी तो ढूंढे ना, इसके जवाब का ढूंढे। मैं आपसे या आप मुझसे ये सवाल करें कि प्रेसिडेंट साहब आप मुझे ये बताइए कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं उनके फवाइद क्या हैं, उनको फायदा क्या मिलता है, तो मैं आपसे कहूंगा सॉरी, मैं आपको फायदा नहीं बता सकता। मैं ये बता सकता हूं कि जो फाइलर है उस पे पेनल्टी कम है, और जो नॉन फाइलर है उस पे पेनल्टी ज्यादा है। तो जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अप्रोच रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रखते। जी 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 जी, मैं वही तो बात कर रहा हूं। देखें, और ये हमें चेंज करना है अपने आप को। ये देखें हुकूमत तो हरबे करती है, कभी कुछ करती है कि भाई टैक्स नेट में लोग आ जाए। जब एक कानून बन गया है कि जिसकी 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है, ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास कमर्शियल मीटर है, उसे रिटर्न डालनी चाहिए, तो इसमें देयर इज नो क्वेश्चन इन इट कि हम उसको ये कहें कि ये रिटर्न नहीं डालता। ये तो देखें, ये तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। ये पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल इस सूरत में कि देखें ना, आपने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया हुआ है, आप एक टॉफी से लेकर अगर आप गाड़ी तक खरीदते हैं, करोड़ों रुपए की जायदाद खरीदते हैं, टैक्स तो आपने देना है। डायरेक्ट टैक्स इसलिए हुकूमत क्योंकि आपने मगरबी मुआशरों की तरह रूल्स तो बना दिए, लेकिन मगरबी मुआशरों की तरह पिछले 75 सालों से टेक नहीं किया, यानी मदर नहीं बनी। जो रियासत थी या गवर्नमेंट जो थी मदर नहीं बनी, उस तरह उसको पैम्पर नहीं किया जो टैक्स फाइलर। तो वो देखें, मैं भी तो वही बात कर रहा हूं कि आपको टैक्स पेयर को फायदा देना है। अब अगर ऐसा टैक्स पेयर, देखें लोग टैक्स रेट के अंदर क्यों नहीं आते, ऑडिट किसका होता है, बैंक अटैचमेंट किसकी होती है, पेनल्टीज किसकी वो लगती हैं, इंक्वायरीज किसकी खुलती हैं, जो टैक्स नेट के अंदर है। और जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, अगर वो एडिशनल टैक्स दे के बाहर भी निकल रहा है तो वो कहते हैं चले जब मैं फंसूंगा तब देखी जाएगी, जब तक मैं टैक्स नेट के अंदर नहीं हूं तब तक तो मैं यहां से बचूं। तो हमें दोनों तरफ को देखें, जब तक एफबीआर अपनी अप्रोच को नहीं बदलेगा तब तक हमारा टैक्स बेस जो है वो इनहेंस नहीं करेगा। चल, ये मैं आपसे पूछता हूं, अभी ये जो इन्होंने 9000 से ऊपर का फिगर रखा है, ये रियलिस्टिक है या फिर ये बस किताबों के अंदर और तकरीरों के अंदर ही रहेगा, ये आप बताइएगा। रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ, आप तक थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, लेकिन रऊफ साहब, ये मगरबी मुआशरे में आप रहते भी हैं और आपने देखा भी है उनको, IMF के साथ भी आपने काम किया है। टैक्स नेट को किस तरह, कहां से स्टार्ट किया जाए, सारे एक विशेष साइकिल के अंदर कहां से हवा का झोंका बढ़े के जो एक कह रहे कि जमूद सा तारी हुआ ये टूटे और आवाम का भी थोड़ा सा एतमाद बढ़े और वो टैक्स नेट में आए, खुद ब खुद आए, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए जाएं, सजा रखी जाए या फिर खुशखबरियां सुनाई जाएं?
देखें, अभी आज का जो बजट उन्होंने दिया है उसमें तो टैक्स नेट में बेसिकली लाने की बजाय आपने जो लोग टैक्स देते हैं स्पेशली द कंपनीज और जो उनका टर्नओवर है उस पर भी आपने 10% सरचार्ज ऐड करके, तो वो मेरे ख्याल में 39% टैक्स पे लेके चले गए हैं। तो ये इस तरह से तो आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएंगे। आपको दूसरी बात ये है कि जैसे आप ये कह रहे थे कि नॉन फाइलर और फाइलर वाला सीन, उसमें भी ये है कि आप उनको नॉन फाइलर को अगर 0.6% और व्हाटएवर जो आप टैक्स लगा रहे हैं उससे आप एक पैरेलल इकोनॉमी को खड़ा करें। आप एक स्टेट हैं, आपका के पास अथॉरिटी है कि आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करें अपने लॉज को जो आपने बनाए हुए हैं। जो टैक्स नहीं देता आप उसके साथ सख्ती से पेश आए। और दूसरी बात यह कि इस बजट में अब हम मेरे ख्याल में 250 मिलियन नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, 225-30 मिलियन वैसे हम अपनी बुक्स में लिख चुके हैं कि हम कितने लोग हैं। इतने बड़े मुल्क को आप एक ऐसे नहीं चला सकते, आपको इसको कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काम करना होगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जब तक आप काम नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होता। आप देखें इस पूरे बजट में आपने सरकारी ऑफिसर्स की बनता भी है तनख्वाहें बढ़ा दी, लेकिन उसमें मजदूर तबका जो है आप बाहर निकल के पूछें जो सड़क पे काम कर रहा है या कहीं और किसी दुकान पे काम कर रहा है उसको आप क्या बेनिफिट दे रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पे खड़ी होती है कि आप 9,200 का बजट इशू कर देते हैं, कहते हैं अपना टारगेट रख लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप 8 बजे दुकानें बंद करा देते हैं क्योंकि आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कर्टेल करने जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो आपका रेवेन्यू कम हो रहा था, दूसरा वो जो काम लोग कर रहे हैं वहां पे दुकानों पे या आप मार्केट्स में या डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, आप आज तक उनकी मिनिमम जो है जो उनका राइट बनता है वो उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। तो आप लाइफ उनकी तो चेंज नहीं कर रहे ना। जो मेजॉरिटी इस मुल्क में है, जो पिसा हुआ तबका है, वो तो बेचारा सुबह 6 बजे घर से निकलेगा, रात को 12 बजे घर जाएगा, ना उसकी कोई लाइफ है ना कुछ। और जब आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो जो लोग टैक्स नहीं देते, बिलियंस की भी बात हो रही थी, कमाते हैं करोड़ों उनके हैं सारा कुछ, तो वो लोग कभी अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, कभी आपका टैक्स नहीं देंगे। आपको इसको कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह रन करे और इनको रजिस्ट्रेशन करे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जाए, सख्त पेनल्टीज उनको दे। अब अभी आपने दूसरा, आप इसी बजट में देख लें, आपने 1 लाख तक बाहर से पैसे लाने वालों को छूट दे दी है, जबकि अपने मुल्क में जो अर्न कर रहे हैं उन पे आपने 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए। तो वो तो 1 लाख रुपया डॉलर अपना लाके तो वो फ्री है ना, उनको तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला तो उन लोगों का आ रहा है जो रियल काम कर रहे हैं, जो क्या आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप उन पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, उन्हीं से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। जो आपके पास पोटेंशियल है उस पे आप काम नहीं कर रहे। ठीक है, मुजम्मिल असलम साहब ने ज्वाइन किया जी, आपका पॉइंट समझ आ गई। मुजम्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं जी? जी जी, हर चीज मुझे डिस्कस करनी है, फिर उसके बाद आप जी जी। दूसरी बात ये कि बजट डॉक्यूमेंट्स अभी बनाए, इस पे आप अगर देखें ना तो रुपी की जो वैल्यू उन्होंने रखी है वो 280 to 290 रुपीस पर डॉलर के हिसाब से। अब देखें ओपन मार्केट और जो ये करंट जो चल रहा है आपका इंटर बैंक में काफी डिफरेंस है। अब कल को अब डार साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल यही रेट रहेगा रुपी का 280 to 290 तक, और अगर यही रहेगा तो फिर तो ये बजट डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और ये एस्टिमेट्स भी ठीक हैं। अगर कल को रेट ये बढ़ जाता है 300 या 350 या 310 या व्हाटएवर, तो फिर भी जो डेफिसिट आएगा उसका क्या करेंगे? फिर इनको मनी बजट और वो सारी चीजें लेकर पड़ेंगे। समझ आ गई। मुजम्मिल साहब आप किस तरह देख रहे हैं जनाब इस पूरे बजट को, किताबी या रियलिस्टिक? देखें, ना किताबी है ना रियलिस्टिक है। ये आपको एक जैसे ट्विटर है, इस तरह एक ऐप है इंस्टाग्राम, आपने सुना होगा नाम। जी जी। आप तो ये इंस्टाग्राम में लोग ना अपनी तस्वीरें लगाते हैं, तो आप वो जो है फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल वाले देखते हैं। तो ये ना इंस्टाग्रामेबल बजट है, यानी कि ये इसमें सिर्फ इस तस्वीरें खींच के लगाने वाला है। ये ट्विटर पे ज्यादा लोग आजकल एक्टिव है ना, पॉलिटिशियन, तो ट्विटर बजट हो जाएगा वो कहें? नहीं, ट्विटर बजट नहीं, ये इंस्टाग्रामेबल। क्योंकि तस्वीरों वाला में तो लिखना पड़ता है ना। ये सिर्फ तस्वीर खींचेगी इस बजट की, और तस्वीर खींच के फिल्टर लगा के तस्वीर जो है ना खूबसूरत ताकि लगे। लेकिन बात ये है कि माशाल्लाह से 7,000 अरब रुपए इस साल टैक्स कलेक्ट नहीं कर सके,
और 7,500 अरब रुपए का टारगेट था। अब अगले साल इन्होंने 9,200 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रख दिया, यानी कि 2,200 अरब रुपए ज्यादा। मईशत का हाल जो है, आपके साथ ही ताजिर बैठे हुए हैं, आपको बता रहे थे अभी सारा कुछ। मईशत का हाल, कारखाने बंद, मुल्क में जो है इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं, और जो है आए दिन हम सुनते हैं अभी जितनी भी गाड़ियां बनाने वाले कारखाने वो बंद हुए हुए हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज बंद हुई हुई है। तो ये एक इन्होंने सिर्फ फोटो खींचने वाला टैक्स का नंबर लगा दिया। अब आप सोचेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू जो इन्होंने इस साल अभी तक 1,400 अरब रुपए जमा नहीं किया, अगले साल के लिए इन्होंने 3,000 अरब का उसका टारगेट रखा। अच्छा, कहाँ से आएगा इनको भाई? अच्छा, फिर इसके बाद आप आगे चलें, इन्होंने 6,000 अरब रुपए तो माशाल्लाह मुंह से बोल दिया है कि बजट खसारा होगा। अगर ये 6,000 अरब रुपए इन्होंने बोला है ना, तो ये 8,000 रुपए में बात रुक जाए तो बड़ी बात होगी। 6,000 अरब में से ये कह रहे हैं कि 2,600 अरब रुपए इनको बाहर से कर्ज मिलेगा, और दूसरी तरफ इधर IMF का कुछ पता ही नहीं है। यानी 2,600 अरब का मतलब होता है 8.5 अरब डॉलर, ठीक है जी। और इसमें उन्होंने सऊदी अरब और चाइना, जब मैं तफसीलात पे गया तो तकरीबन 2,000 अरब चाइना से ले रहे हैं, 850 अरब रुपए सऊदी अरब से भी ले रहे हैं, और फिर IMF का भी एजम्पशन डाला है, आलमी बॉन्ड मार्केट का भी एजम्पशन डाला है। अच्छा, अब ये सारी चीजों को देखते हुए जो मैं देख रहा हूँ कि ये बजट IMF के फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि IMF इस बजट को इंडोर्स करेगा। और अगर इंडोर्स नहीं करता तो वैसे ही ये प्रोग्राम वजीर खजाना साहब ने तो इंडिया दे दिया कि ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होना, और होना भी कहाँ 20 दिन रह गए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वजीर खजाना साहब ने बात बोल दी कि अगला प्रोग्राम 24वां प्रोग्राम भी जो है हम नहीं लेंगे, वो आने वाली हुकूमत जब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे वो लेगी। अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने का मतलब ये है कि वो अगर आती है तो 3 महीने 4 महीने IMF से बात करने में लग जाते हैं, तो वो फरवरी मार्च में जाके जो है ये बात बनेगी, अगर बनी IMF से। ये 7 महीने में आज की तारीख में अभी मैं और आपसे बात कर रहा हूँ तो 3.9 अरब डॉलर खजाने में हमारे टोटल जी, और हमने जो है दिसंबर तक जो है लगभग तकरीबन 18 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है सिर्फ। और उसके ऊपर हुकूमत ने खुद आज के बजट में जो करंट अकाउंट खसारा जो अगले साल का बोला है वो 10 अरब डॉलर से ऊपर बोला, 3.7% GDP का, तो वो उसके अलावा अलग होगा। 6 महीने का 5 अरब डॉलर वो लगा लें, तो 18-23 अरब डॉलर बगैर IMF प्रोग्राम के। और फिर जो मईशत का हाल हुआ है, जो अभी मेरी गलती है कि मुझे नहीं पता साहब आपके साथ कौन बैठे थे, नाम नहीं पता लगा, उन्होंने बात बड़ी प्यारी बोली, इन्होंने 290 रुपए डॉलर के हिसाब से बजट बनाया। आपको पता है पिछला बजट जो अभी ये साल खत्म होना है 190 रुपए के हिसाब से इन्होंने डॉलर के हिसाब से बनाया था। तो इनको जमीनी हकाइक का भी नहीं अंदाजा, इनको जो है ये भी नहीं पता कि इस वक्त मईशत चल कहाँ रही है। फिर खुद कह रहे हैं कि 3.5% से जो है अगले साल मईशत ग्रो करेगी हमारी, और टैक्सेस को इन्होंने 30% से जो है कह रहे कि ज्यादा हम जमा कर लेंगे। ठीक, मतलब तो ये बैलेंस है ही नहीं बजट। अच्छा, अगर ये सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना ये इंडक्ट कर देते हैं, IMF नहीं भी होता तो वक्त नहीं गुजार लेंगे ये सही से? देखिए जी, हमारे कर्ज के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो ये आपने ये 3 ममालिक का नाम लिया ना वो है, वो आज वजीर आजम खुद कह रहे थे ना जी। हाँ जी, नहीं मैं आपकी बात, वजीर आजम साहब तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं हमारे, माशाल्लाह, आपको 14 महीने में अंदाजा नहीं हुआ लगता है। तो दो हिस्सों में हमारा कर्ज है ना, ये जो 3 ममालिक का नाम लिया आपने ये, और बाकी जो है इन 3 ममालिक से हटके जो आलमी इदारों से कर्ज लिए ये वो। अच्छा, ये 3 ममालिक है ना, इनका हर साल ये भी हमें जो कर्ज दिया हुआ है ना इन्होंने, ये 1 साल से ज्यादा नहीं दे रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये PTI की हुकूमत जो हमारी हुकूमत थी और नून लीग की हुकूमत, दोनों ने गलती ये की कि ये इसको इन ममालिक को ये कहें कि जी हम बार बार हर साल आते हैं और आपको कहते हैं ये कर्ज 1 साल के लिए और बढ़ा दे आगे, एक साथ ही हम 5 या 10 साल के लिए उनसे आगे करा लें, तो आधा कर्ज जो है ना हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब जो आधा कर्ज है बाकी वो है IMF की अदायगियां, वर्ल्ड बैंक की अदायगियां और दूसरी अदायगी हैं, वो हमने करनी है। तो आप चीन और आपके ऊपर सऊदी अरब इतनी मेहरबानी जरूर कर देगा, मुझे बहुत उम्मीद होती है उनसे कि ये जो उन्होंने दिया हुआ कर देना वो कह देते हैं चले जी 1 साल और आगे कर देते हैं, बाकी का क्या करना है। और उसके ऊपर फिर 10 अरब डॉलर का जो खसारा नया कर्ज लेना होगा वो क्या करेंगे?
तो आपको क्या लगता है कि मतलब इतना कोई मतलब पाकिस्तान तो फिर मेहरबान नहीं है? बजट को छोड़े, ये तो मुल्क डिफॉल्ट करवा रहे हैं आप तो मुजम्मिल साहब। नहीं, मैं नहीं करा रहा भाई, मेरी क्या औकात कराने की, मैं तो आपसे सिर्फ मुजम्मिल साहब एक दो सवाल आपसे कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब नई मीर बात कर रहा हूँ जी, कर लें। आपको सुनते रहते हैं, हमारे मईशत हैं आप जी। गुजारिश यूँ है कि जी अपना ये समझाएं कि जो पिछला 1 साल जो गुजरा है, क्या वजह है कि इसमें इतनी तबाही और बर्बादी हुई है, एक। नंबर 2, जितने भी हमारे मईशत के माहिरीन हैं, मैं 1 दर्जन से ज़्यादा, आधे दर्जन से ज़्यादा, 1 दर्जन गलत कह गया, आधे दर्जन से ज़्यादा प्रोग्रामों में आज मैं गया हूँ। अच्छा, ठीक है जी। मैंने जहाँ पर भी गुफ्तगू सुनी है वो इसी तरह की गुफ्तगू सुनी है कि बस अदादो शुमार ही है इनकी गुफ्तगुओं के अंदर, हल नहीं है ना। हल देखिए माहिर मईशत ठहर जाए, माहिर मईशत तो हल देता है, ये तो हल इनके पास है ही नहीं सिवाय गुफ्तगू के। तो भाई हमें हल देना, हल दे दें जी मुजम्मिल साहब। 1 साल पहला बता दें और हल आप मुझसे पूछ रहे हैं मुजम्मिल आपका नाम क्या है? अब मैं अपना नाम जब बताऊंगा तो आप ये कह दें साथ ही कि तुमने अपने नाम का जो है मतलब नहीं बताया, तो पहले आप ये पूछे ना, या तो सवाल ऐसा कर ले कि हल बताएं, मसला ना सुने, सवाल को सीधा कर लेना। अब आप, मुझे क्या पता आपके दिल में क्या है कि आपको हल सुनना है मेरे मुंह से, या आप बात करेंगे तो मैं आपसे नहीं, आप माहिर मईशत है ना, माहिर मईशत तो हल बताते हैं ना। मैं माहिर मईशत तो हूँ, मैं आपको जो है जो सवाल करेंगे तो उसका जवाब दूंगा ना भाईजान। चले भाई मैंने कर लिया ना, अब सवाल आप जवाब दे ही देना, बड़ी मेहरबानी है, मैं मुंतजिर हूँ। हाँ, मैं आपको दे देता हूँ। आपने तो हल दे दिए, मेरे से सुन लिया आप हल जी, बताएं। तो बड़े आधे घंटे से आपने हल ही सुन रहा था, आप तो शिकायतें ही कर रहे थे इतनी देर से बैठ के, ठीक है ना। हल मेरे से सुन लें आप। पाकिस्तान के पास इतना अभी जो कर रहा है ये वाजिबुल अदा जो है, पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी नहीं है। किसी भी हुकूमत को चाहे जो भी आए उसको फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे जाना है, फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे जाना है, बगैर सोचे समझे जाना है। वो कैसे, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये सवाल यहाँ पर सवाल है कि कैसे रिस्ट्रक्चर कैसे करें? डेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्रोसीजर होता है। आप आलमी इदारों को बोलते हैं कि जी हम जो है हमारा, आप दिवालिये से पहले उनको बोल दें कि जी हमारे लिए मुश्किल हो रही है, माशी हालात दुनिया के टाइट हुए, जिसकी वजह से हम भी जो है फंस गए, तो हमारे लिए ये जो अगले सालों में हमने आपको कर्ज देना है, हम इसको फौरी अदा नहीं कर सकेंगे। इसको आप जो हमने आपको 5 सालों में अदा करना है, इसको आप 10 साल 15 साल पे कर दें। जैसे ही ये करें, आपको उसके साथ अपना डिसिप्लिन प्लान देना पड़ेगा कि जी हम जितना कमाएंगे उतना खर्च करेंगे। आज का बजट आप जो 6000 अरब का खसारे का देख रहे हैं, इसके साथ आपका कोई डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि आपको जो है ना अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास जो आपकी आमदनी के जराए हैं उनको बेहतर करना है, डॉलर आमदनी वाले, वो एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेज हैं, ये 2 है। चौथी चीज ये है कि आपका जो हमारे कारोबारी हजरात जो साथ बैठे हुए हैं, ये हल मांगते हैं, हल इनके पास ही है। ये जो ब्लैक मनी में सारों ने पैसा रखा हुआ है, जो टैक्स अपना जो काबिल टैक्स होता है वो अदा नहीं करते, हर वक्त एमनेस्टी मांगते हैं। ये अपना टैक्स जो है ना, सारे जो है ना, देखें 1 लाख अरब रुपए की साल आपका जो है ना जीडीपी का साइज, ऑफिशियल, अनऑफिशियल तो इससे ज्यादा ही हो गया होगा वो जो है, और आप 7000 अरब रुपए टैक्स नहीं कलेक्ट करें। जिस आदमी से बात करो वो कहता है मेरे से टैक्स ना मांगो, और साथ भाषण वो सबको देना शुरू कर देता है कि जी इससे टैक्स लो, ये चोर, ये टैक्स क्यों नहीं दे रहा, इससे टैक्स लो। और जब उसकी बारी आती है तो वो जो कहता है जुल्म हो गया मेरे पे। तो जो जिसका जायज टैक्स है वो टैक्स दे। और आखिरी बात जी, जब से 18वीं तरमीम हुई है ना, जब से जी, उसमें जो टैक्स बढ़ता है ना वो सारा का सारा चले जाता है सूबों को, और सूबे जो है उसको जो है ना बस खर्च कर देते हैं। पीएसडीपी वो जब खर्च करते हैं तो वो ऐसी चीजों पे खर्च करते हैं, उससे दरामद बढ़ जाती है आपकी। अच्छा, आपका बैलेंस आउट हो जाता है। तो वहां पे भी आपको थोड़ी सी जो है रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। बहुत बहुत मेहरबानी। अब जी आपके पास हल है तो आप ही दे दें मुझे, मैं आपका हल भी सुनना चाहता हूँ। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जी अपना ये सारे लोन्स हैं इनको रिस्ट्रक्चर करवाया जाए, ठीक है ना जी। अब ये तो उनकी मर्जी है ना कि वो रिस्ट्रक्चर करें ना करें। अब वो अपनी शराइत अगर आप पर और आयद करेंगे, मर्जी क्या मतलब, वो उनकी मर्जी का मतलब, आप ये दुनिया का प्रोसीजर श्रीलंका ने नहीं कराया, दुनिया जहाँ कराती है, घाना डिफॉल्ट होके कराया ना, तो आप चाहते हैं पहले हम डिफॉल्ट कर जाए बाद में रिस्ट्रक्चर करवाएं? नहीं, डिफॉल्ट से पहले भी होता है, घाना ने डिफॉल्ट नहीं करवाएंगे तो फिर भी करेंगे। तो बताएं ना आपके ख्याल में कैसे रिस्ट्रक्चरिंग होगी? चले, एक तो आपने ये बात की, दूसरा आपने कह दिया कि जी अपने जो टैक्स रिफॉर्म्स लानी है और हर
आमदन को जो है वो टैक्स करना है और पूरा टैक्स देना, ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल इस पर मैं एग्री हूँ। लेकिन कम से कम ये आप जरूर मेरी इस बात को इंडोज करेंगे जब सारा सर, आप टैक्स 6 प्रोग्रामों में बैठे हैं, कोई हल आप ही दे देना। आप माशाल्लाह आपसे सुन लेते हैं हल, आप तो बड़े काबिल आदमी, हम तो ऐसे ही। नहीं, मैंने अपने नाम के साथ माहिर मैशत नहीं लिखवाया ना, वो तो आपने लिखवाया हुआ है, मैं तो ताजर रहनुमा लिखवाया हुआ है। तो माहिरीन ही हल देते हैं, ताजर रहनुमा तो मसाइल बताते हैं। आप तो मेरा काम आप कर रहे हैं, आपका काम मैं कर रहा हूँ, वो उल्टा काम हो गया। एक मिनट, पहले आप पहले स्लाइड पर मेरा नाम माहिर मैशत करें, इनका नाम ताजर रहनुमा करें। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने ये सारे पॉइंट्स की तरफ आए कि उधर क्या वो क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम इसमें गुजर जाएगा। आपने जो 4 पॉइंट्स 5 दिए ना, उसमें एक पॉइंट जो ताजर बरादरी के लिए था कि वो टैक्स एवेजन ना करे, तो ठीक है, तो मैंने इस पर एग्रीड किया है, मैं तो एग्रीड हूं जी। टैक्स एवेजन ताजर बरादरी नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग भी ना करें, ये जो अंडर इनवॉइसिंग करते हैं वो भी ना करें, और जो बाहर पैसे रखते हैं ये भी ना ठीक कह रहे हैं ना आप, ये तो बात आप दुरुस्त कह रहे हैं ना भाई, ये तो बात इस पर तो किसी किस्म का इख्तलाफ ही नहीं है ना, इस पर तो इख्तलाफ ही नहीं है कि ना अंडर इनवॉइसिंग होनी चाहिए, ना मनी लॉन्ड्रिंग होनी चाहिए, ना टैक्स एवेजन होनी चाहिए, और बिल्कुल इस पर बहुत सख्ती होनी चाहिए। भाईजान ये हल है, ये हल है, ये आप लोग अमल क्यों नहीं करते इस पे? आप आपस में एक दूसरे को नेम शेम क्यों नहीं करते? आप तो दावतों में मुजम्मल साहब बड़ा टैक्स चोरी किया है। ओ भाई बात सुने, आपने हल देना है या मुकालमा और मुबाहिसा करना है? छोड़े ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मुजम्मल भाई, अभी तो अगर आपने अमल करवाना है, अमल नहीं करते, आप FBI हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं अमल नहीं करते। मैंने आपका हल पूछा, आपसे हल पूछ लिया है, तर्जुमान वज़ारत खजाना रहे हैं, वो वज़ारत खजाना के आप तर्जुमान रहे हैं, तो उस मोड से बाहर आए, अब नहीं है ना। अच्छा ठीक है, अब तो आप माहिर मैशत है, आप बात करें अपनी, और जनाब देखना आप तो पर्सनल हो रहे हैं, ये गलत बात है ना। मुजम्मल साहब आप यार रिलैक्स ना, मैशत को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा मैशत को माहिर मैशत डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वो तो इल्जाम तराशी कर रहे हैं। माहिर मैशत को कहेंगे भाई तुम माहिर मैशत हो, तुम मैशत का हल बता रहे हो, तुम इल्जाम तराशी क्यों कर रहे हो? आज पाकिस्तान का जो बुराई भाई को, वो जो है ये बिजनेसमैन जो सारा कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से होता है, ये एलीट कैप्चर है सारा। ओ यार हम जो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान तो हम चला रहे हैं, ये आपके दिमागों में अजीबो गरीब किस्म के ख्याल जो आप टीवी पे आके सारी अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप चला रहे हो तो फिर मसला ये आपके हिसाब से तो सही चल रहा होगा। अच्छा यार सही चल रहा है ना, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, आपको तो कोई प्रॉब्लम फिर आपका हल क्यों मांग रहे हो? अच्छा यार हल इसलिए मांग रहे हैं कि आपने माहिर मैशत लिखवाया था, मैंने कहा था शायद अच्छी चीज आपसे मिल जाए। चले यार, आपके पास तो इल्जामात के अलावा कुछ है ही नहीं है। और चले ठीक है, बस कर दें। काशिफ साहब, मुजम्मल साहब, ये काशिफ भाई हैं, ये सदर लाहौर प्रेस कॉमर्स, ठीक है, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज। यार आपने सारे मेरे पीछे लगा दिए हैं सारे बिजनेसमैन यार। नहीं मुजम्मल भाई, मैं कैसे पीछे लगा सकता हूँ? आप वो कह रहे हैं टैक्स एवेजन करते हैं, तो वो फिर वो तो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम तो नहीं करते। कह रहे हैं अपने साथी जो करते हैं उनका नाम बताएं लोगों को, ताकि वो मेरे साथ बैठ जाए एक दिन। मैं चैलेंज करता हूँ मुजम्मल साहब को, ठहर जाए, मैं चैलेंज करता हूँ कि राजुल वक्त टैक्स के निजाम के अंदर हम टैक्स अवेट करते ही नहीं है, नहीं करते। मेरे साथ ये शर्त लगा लें, और अगर मेरी बात सुने, अगर मैं मेरे से मुनाजरा कर लें, अगर ये जीत गए तो मैं अपने नाम के साथ ताजर रहनुमा नहीं लिखवाऊंगा, और अगर ये हार गए तो आज के बाद ये वादा करेंगे कभी माहिर मैशत निकल आएंगे। ये नहीं, आप मैं वादा करता हूँ आप मेरे आगे ना लगाएं, मेरे सिर्फ मुजम्मिल बोला करें मुझे। मुझे अपने नाम के आगे लगाने की जरूरत नहीं है। ले काशिफ भाई आप लगाए ताजर। काशिफ साहब आप भी कोई हल बता दें जनाब, मैं तो फंस गया हूँ। काशिफ साहब देखें, बात ये है कि देखें, ये तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फाइल हिज और हर इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ, ये तो बात तय हुई। नहीं वो कह रहे हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग करें, एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस इसको बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ज्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इस साइकिल से कैसे बाहर निकले? चले इसी पे बात कर लेते हैं। देखिए मुजम्मल साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इसमें कोई देखें, ये तो आइडियल पोजीशंस की हम बात कर रहे हैं ना, कि हमारे मुल्क में पैसा कैसे आएगा। हमारे मुल्क में जब हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो हमारे मुल्क में पैसा आएगा, हमारे एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज हमारे मुल्क में फॉरेन रेमिटेंस भेजेंगे, उससे फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा आएगी, हमारी इंपोर्ट कम होएगी, उससे बेहतर होएगा। लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त इंडस्ट्री तो है ही नहीं। आपके हम देखें, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म की तरफ आपने जाना है। जो आज अगर मिनिस्टर साहब ने सोलर सेक्टर की इंडस्ट्री के लिए जो इनिशिएटिव्स दिए हैं, जो इंसेंटिव्स दिए हैं, इससे इस सेक्टर की इंडस्ट्री को यहाँ पर फ्लरिशमेंट मिलेगी, बूम मिलेगा।
अगर इसी तरह के तमाम इंसेंटिव्स बाकी इंडस्ट्री के लिए भी दिए जाएं, अब लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी डिवेल्युएशन के साथ, इतनी बड़ी इन्फ्लेशन के साथ, इतनी बड़े इंटरेस्ट रेट के साथ क्या फिजिबल है काम करना? क्या हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं? क्या हम कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में? और दूसरी बात ये है कि लोगों के पास जब डिवेल्युएशन हो गई तो आपकी जो अपनी परचेजिंग पावर थी वो ही आपकी 50% रिड्यूस कर गई, क्योंकि 100% आपकी जो प्राइसेस है, वो जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो गया है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं इस वक्त नॉर्मल कंडीशंस की। अब हम अगर अपने हम ट्रेड डेफिसिट को भी रिड्यूस करना चाहते हैं तो मैं सवाल हर जगह पे ये उठा रहा हूँ। अच्छा जी फरमाइए काशिफ भाई। ठीक है, ये मुजम्मल साहब का फोन होल्ड पे चला। मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि हमारा जो $30 बिलियन का फ्लड की वजह से नुकसान हो गया, हमने क्या वाटर रिजर्वॉयर्स के मुतालिक आज भी सोचा है? हमने डैम्स के मुतालिक सोचा है? चलिए, अगर सोलर की तरफ हम जाते भी हैं तो हम ये बात भी कर रहे हैं कि जो सोलर है वो कंज्यूमर अपनी इन्वेस्टमेंट से लगाता है, तो आप नेट मीटरिंग के रेट को बढ़ा दें। आप जो 19 से 20 रुपए आप उसको नेट मीटरिंग का देते हैं और 60-65 रुपए आप उसको चार्ज करते हैं, तो अल्टीमेटली जब आप नेट मीटरिंग के रेट को बढ़ाएंगे तो उसके लिए ज्यादा इनिशिएटिव होगा, वो ज्यादा सोलर की तरफ जाएगा, गवर्नमेंट को फ्यूल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे जो फील हो रहा है ना काशिफ भाई, आप तो बड़े खुश हैं इस बजट से। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं अगर जो चीजें गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं, वो जो हमारे इश्यूज थे, देखें जो एक तो वो हो, दूसरा मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें अब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, हमें अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना है। और मैं कम से कम जो अपने लोग हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करते, उनके इश्यूज क्या होते हैं? रिटर्न वो फाइल नहीं करते और अपने एक्सपेंडिचर्स वो डॉक्यूमेंटेड कर रहे होते हैं। और भाई, कम से कम आप उतनी इनकम तो जनरेट करो जितने आप एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो। तो ये हमें समझने की जरूरत है ना। लेकिन फिर वही बात है कि जो द परसेप्शन ऑफ द FBI एंड द रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटीज हैं, उसको भी थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन SME का जो आया है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आया है, इससे आपके यहाँ फिक्स टैक्स है, रिड्यूस्ड रेट का टैक्स है। अगर पिछले साल में तो लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी, लेकिन अगर अब इसकी अवेयरनेस दी जाए और जो आपका SME सेक्टर है वो बीच में आता है, इसको अवेल करता है, तो उसको टैक्स के बहुत से इंसेंटिव मिल सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आप सबसे मेरा एक सवाल है। एक तो नमू और GDP का जो हदफ है उसको इतना कम क्यों रखा गया है? ये रियलिस्टिक है या फिर ये भी नहीं, क्योंकि 0.3 के ऊपर हम खड़े हैं, यहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर बरामदात का हदफ $30 अरब रखा गया, दरामदात का नहीं बताया, क्योंकि दरामद होंगी तो बरामदात होंगी। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक। जल्दी तीनों पैनलिस्ट से चारों से हम सवाल करते हैं कि शरह नमू का हदफ 3.5% और बरामदात का हदफ $30 अरब। रियलिस्टिक बरामदात $30 अरब तो रख दी, दरामदात कितनी रखनी पड़ेगी? क्योंकि वो ऊपर होगी तो हमारी बरामदात इसको मीट करेगी। रऊफ साहब, आप बताइए। वकास, 30 बिलियन जैसे अगर आप अपने हालात को जहाँ पे हम लोकेटेड हैं इसको देखें तो $30 बिलियन जो है वो बहुत कम है। आप दुनिया में कोई 8 बिलियन लोग हैं, कम से कम 4 बिलियन के करीब तो हमारे क्लोज टू 4 बिलियन हमारे बॉर्डर्स के साथ हैं, जिसमें इंडिया का 1.4 समथिंग बिलियन है, फिर 1.45 चाइना का है, फिर अफगानिस्तान और ईरान मिला लें। तो उसके बावजूद भी अगर हम 30 बिलियन पे अपनी एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है। तो मेरे ख्याल में अगर आपने ये अचीव करना, इसको तो होना चाहिए था 100 और 100 से ऊपर, बल्कि जो सही फिगर्स बनते हैं। जनाब, तुसी बैठे हो अमेरिका च, ठीक है ना जी, लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि आप बेहतर करें अपने। ठीक है। अच्छा, और ये शरह नमू का जो हदफ है GDP का, वो 3.5% है, ये रियलिस्टिक है? ये सही है? मेरे ख्याल में ये अचीव कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस साल सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि हमें ये फ्लड्स जो हैं इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी बात ये है कि अगर आप
PMLN को ये हमेशा इनके ये स्टाइल है कि वो PSDP पे ज्यादा खर्च करते हैं। इस साल उन्होंने वो भी नहीं किया, कुछ 2000 मिलियन के करीब उनके खर्चे में जो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगले साल ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किनकी आती है, तो उसके हिसाब अगर ये आते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में ये अचीव हो जाएगा। अगर कोई और आता है तो फिर उनकी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका स्टाइल जिस तरह से है वो स्पेंड करेंगे ढेर, फिर लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और सारा कुछ तो मेरे ख्याल में अचीव कर लेंगे। अचीव कर लें। नहीं मीर साहब जी, मैं ये समझता हूँ कि ये 9 मई के बाद ना स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। 9 मई के ये जो 9 मई के बाद जो मईशत का सवाल कर रहा हूँ, मईशत का ताल्लुक जी पॉलिटिकल मईशत है ना सारी हमारी, ये सियासी इस्तेहकाम से इसका ताल्लुक है ना। ये 9 मई के बाद अब सूरत हाल काबू में है इंशाल्लाह ताला। मैं बड़ा पूरा उम्मीद हूँ कि जो पिछला 1 साल गुजरा है वो तो सीढ़ी सियापों में और मुसीबतों में गुजरा है ना जी। वो अदालतों में गुजरा है, वो नैब में गुजरा है, वो जलसे जुलूसों और रोडों पे गुजरा है, वो लॉन्ग मार्चों में गुजरा है, वो कभी असम्बली तोड़ने में और कभी असम्बली से इस्तीफे देने में और कभी अपना सूबाई हुकूमतें तोड़ने में। तो ये तो सारे मामलात अब हो गए हैं वाइंड अप, सीधा हो गया। अब काम हो गया सीधा इंशाल्लाह ताला। अब शरह नमू जो है वो 3.5% से ऊपर होगी। मैं आपको अभी पेशन गोई करके जा रहा हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। और इसको आपने हुई तो फिर ताजर बरादरी का नाम हटाओ। नहीं, ताजर बरादरी का क्या नाम हटाना, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे जी। ऐसा कौन सा मसला है, हम ताजर सियासत भी कर लेंगे, पाकिस्तान होगा, शरह नमू भी होगी, ठीक है। ये रेमिटेंसेस का जो अंदाजा है, मेरा ख्याल है जो इन्होंने अंदाजा लगाया ये भी ज्यादा आएंगी अब इंशाल्लाह ताला। ट्रस्ट करेगी जी जी। अब ये देखें होगा ना पैदा। अब देखें ओवरसीज पाकिस्तानियों को इनका 2% टैक्स भी खत्म किया है। इनको कहा इन्वेस्टमेंट लाएं, $1 लाख का कहा है कि जी $1 लाख लेकर आए, कोई पूछगिछ नहीं होगी। तो अब चीजें जो है ना इंशाल्लाह ताला स्ट्रीमलाइन होंगी। हुकूमत की तवज्जो जो है ना अब इकॉनमी की तरफ होगी। पूरे साल में हुकूमत जो है वो सियासत के अलावा कहीं तवज्जो नहीं दे सकी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये हकीकत है। आप भी समझ, मुझे बताएं पूरे 1 साल में आपने इकॉनमी पे कितने प्रोग्राम किए हैं, और आपने अदालती फैसलों और रोज़ाना की सियासत और उसका बयान, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसने उसको छेड़ा, उसने उसको तंग किया, और वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स, सारा साल तो आप ये काम करते रहे हैं। आप भी आपने कौन सा मईशत पे सोचा, आपने काम किया, इसी तरह हुकूमत भी लगी रही, इस तरह सारा कुछ जो है ना खराब हो गया। चले हम तो करते रहे, हुकूमत का तो ये काम नहीं था ना, अपना काम हुकूमत का क्या नहीं था काम। हुकूमत बेचारी जो थी वो अपना एक कोalition गवर्नमेंट थी, 1-2 वोटों से आई हुई थी। उसको गैर मकबूल फैसले करने थे, उसको अपना रियासत बचानी थी, उसको सियासत दाव पे लगानी थी, दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन थी, दूसरी तरफ जो है ना वो रियासत। कैसे पूछ लें जी आप, मैं पूरी उम्मीद हूँ ये अहदाफ पूरे होंगे इंशाल्लाह ताला। चले काशिफ भाई, लास्ट सर 3.5% हदफ और तरसीलाते ज़र और बरामदात का हदफ जो रखा है हो जाएगा। देखें, आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव एंड वी शुड बी पॉजिटिव। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि मुल्क के हालात ठीक रहें। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जो जितना भी ग्रे इकॉनमी का पैसा है उसको वाइट इकॉनमी में आना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री को चलना चाहिए। देखें, इंपोर्ट्स का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इंपोर्ट्स के साथ वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट्स का करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी हमारा 0.3% था जीडीपी का, तो अगर हम रख भी रहे हैं उसका कि हमारी जो अगली ग्रोथ होगी वो 3.5% होगी, तो अल्लाह ताला खैरियत रखे, कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई फ्लड्स वगैरह या अर्थक्वेक खुदा ना खास्ता ऐसा ना आए जिससे हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो। तो वी हैव टू बी पॉजिटिव और दुआ करेंगे कि देखें इस वक्त मुल्क का बचना बहुत ज़रूरी है और मुल्क की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना चाहते हैं? तो मैं तो ये नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी पाकिस्तान पे ऐसे हालात आएँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। हम सबको अपने हिस्से का जो भी हमने अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है हमें करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट नहीं होगा, की तरफ जाना चाहिए, हमें टैक्स देना चाहिए। नहीं होगा, इस सूरत हाल से डिफॉल्ट नहीं होगा। यस सर, नो सर? मैं दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पे कभी कोई मुश्किल वक्त आपने तो कह दिया कि नहीं होगा। नहीं जी, हम होने नहीं देंगे। अच्छा। ये जिनकी ख्वाहिश है ना, हम इनकी इस ख्वाहिश को भी जो है ना वो दबा देंगे। रऊफ साहब हम नहीं होने देंगे कि ये इंशाल्लाह काम डिफॉल्ट नहीं होगा। ये सारी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए डिफॉल्ट नहीं होगा। यस सर, नो? नहीं, डिफॉल्ट पाकिस्तान की एसेट्स बेस इतनी स्ट्रांग है, डिफॉल्ट नहीं होता। डिफॉल्ट नहीं होगा। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपका भी, काशिफ साहब आपका भी, नईम साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम से इतना ही जी। ट्रांसमिशन थी और अल्लाह करे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो और यहाँ से अगला गेयर लगे, पिछला गेयर ना लगे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।